बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 26, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद एक छोटी सी रचना होती है, निबंध बड़ा विस्तृत होता है। यही अंतर निबंध और अनुच्छेद में होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात उसे थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है। इसमें किसी विषय को सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और नए विचारों को मूर्त रूप दिखाया जाता है, परंतु घटनाओं का आकलन उसमें नहीं होता है। जब मुझे पहली बार चाय बनानी पड़ी, अनुच्छेद में उसी तत्कालिक घटना का वर्णन किया जाएगा। पिछली घटनाओं का विवरण की इसमें आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें पीछे की जो घटनाएं हो चुकी, बीती हुई बातों को नहीं लिखा जाता। निबंध की विचार श्रृंखला होती है। निबंध में क्या होती है? विचार श्रृंखला, उसमें आगे पीछे सबकी बात लिखी जाती है। उसमें मुख्य घटनाओं व प्रसंगों को भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ मुख्य घटना को लिखा जाता है। इस अभिव्यक्ति में छात्रों को साधारण बोलचाल की भाषा प्रयोग करनी चाहिए। इससे उसमें प्रचलित जनप्रिय शब्द का समावेश हो जाएगा। वे शब्द अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू भाषाओं के हो सकते हैं। उनके हिंदी में अनुदित रूप लिखना हास्यप्रद लगेगा। उदाहरण है, आइसक्रीम को ठंडा जमा हुआ दूध लिखना और नूडल्स को लंबी भुजिया लिखना उपयुक्त नहीं लगेगा। विदेशी भाषा के इस शब्द का हिंदीकरण करते समय यह सदा ध्यान रखें कि जिसका अनुवाद मजाकिया न बने। बेशक आप अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको हिंदी में आप परिवर्तित करते समय ऐसा न हो कि वह मजाक का पात्र बन जाए, जिससे हंसी आने लगे। छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दुरूह और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कैसे शब्दों से? दुरूह और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। जहां तक बने प्रचलित शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए। जैसे बजट के लिए आय व्यय लिखना उचित नहीं होगा। अनुच्छेद लेखन में शुरू से अंत तक पैराग्राफ होना चाहिए। कभी कभी दो भी हो सकते हैं, एक पैराग्राफ के अलावा दो पैराग्राफ भी हो सकते हैं, लेकिन सार एक ही होना चाहिए। शब्द संख्या को लेकर कुछ मतभेद हैं। आदर्श शब्द संख्या 150 से 120 तक मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है? 150 से 120। अनुच्छेद छोटे में लिखा जाता है, अर्थात उसके शब्दों की संख्या 150 से 200 तक होनी चाहिए। परंतु यह निर्विवादित है कि अनुच्छेद छोटा, सारगर्भित व विषय के अनुकूल होना चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। अनुच्छेद सबसे पहले छोटा होना चाहिए, सारगर्भित यानी सारांश से भरा होना चाहिए और अनुकूल होना चाहिए विषय के तरह। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। पहला, परिश्रम प्रगति की सीढ़ी है। परिश्रम मनुष्य की प्रगति का एकमात्र साधन है। क्या है? एकमात्र साधन। इसके बिना मनुष्य की प्रगति संभव नहीं है। परिश्रमी मनुष्य अपने साहस व परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बना देते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होते हैं तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन, वचन तथा कर्म से अधिक परिश्रम करते हैं, सफलता उसी के पग को चूमती है। परिश्रम के द्वारा मानव के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं और वह शीघ्र ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ने लग जाता है। परिश्रम के लिए जाने से
कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। परिश्रम जीवन में सफलता प्राप्ति की कुंजी है। अब इसमें आप देखिए कि सभी कुछ जो निर्भर कर रहा है वो परिश्रम पे कर रहा है। छोटा और सार भरा यह है, विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें से लगभग सभी ने परिश्रम द्वारा ही जीवन में प्रगति की है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि राष्ट्रीय नेताओं ने परिश्रम से ही राष्ट्र की नई चेतना व नई राह प्रदान की है। परिश्रम ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। तभी तो कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके आधार पर हम अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकते हैं। अतः सारगर्भित बात यह है कि जीवन में नित्य प्रति परिश्रम करते रहना चाहिए। अब इस अनुच्छेद में कम शब्द हैं, कम शब्दों के साथ में सारपूर्वक शब्द हैं, जिसमें पूरी बात उस अनुच्छेद में संक्षेप में कह दी गई है। अब है दूसरा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इस पर हमें अनुच्छेद लिखना है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, सभी का झंडा होता है। स्वतंत्र भारत का भी एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह तिरंगा झंडा भारतीय नागरिकों के लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इस तिरंगे झंडे में 3 रंग तथा मध्य में एक अशोक चक्र विद्यमान है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो कि वीरता का प्रतीक होता है। मध्य में सफेद रंग होता है जो सुख शांति का प्रतीक होता है तथा नीचे हरा रंग होता है जो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो अशोक चक्र है वह हम निरंतर प्रयत्न करने की याद दिलाता रहता है। अशोक चक्र किसकी याद दिलाता है? निरंतर परिश्रम करने की याद हमें दिलाता है। यह चक्र हमने अपने सम्राट अशोक की लाट से लिया है। हमने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई इसी ध्वज के नीचे लड़ी थी तथा इस ध्वज की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 15 अगस्त को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी ने इस दिन लाल किले पर प्राचीर इस राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी शान से फहराया था। हमारा कर्तव्य है कि हम भी इसे आन बान शान से रक्षा करें। किसकी? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। अब तीसरा है हमारा मदिरा पान एक अभिशाप, अर्थात दारू पीना या दारू पीना एक गलत काम है। बढ़ती जनसंख्या, महंगाई, आतंकवाद, दहेज जैसी समस्याओं के साथ साथ आज हमारा देश और समाज जिस एक घातक समस्या के चंगुल में फंसा है वह है मदिरा पान अर्थात शराब का सेवन। कभी फैशन के नाम पर, कभी दोस्तों के नाम पर इसे अपना लिया जाता है तो कभी चिंता दूर करने का उपाय समझकर इसे व्यक्ति इसकी चंगुल में फंस जाता है। दारू पीना अर्थात शराब पीने के लिए बहुत सारे कारण मौजूद हैं। दोस्त की पार्टी है, शराब पीनी है। टेंशन ज़्यादा है, शराब पीनी है। आज पार्टी है, शराब पीनी है। कोई आदी हो चुका है इसलिए शराब पीनी, तो उसके पास जिसे शराब पीनी है उसके पास बहुत सारे कारण मौजूद होते हैं। यह एक ऐसा भयंकर विष यानी जहर है जो मनुष्य के शरीर व मन को ही नहीं आत्मा तक को भी जर्जर कर देता है। इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति को उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, सही गलत का पता नहीं चलता है। यह पशुवत व्यवहार करने लगता है, जानवर जैसा व्यवहार करने लगता है। इसकी सेवन के पश्चात उसकी इस आदत के चलते उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। समाज में जो इज्जत है वह भी उसकी मिट जाती है।
परिवार में अशांति व दुख का वातावरण हो जाता है। कभी कभी तो पूरे परिवार पर भुखमरी जैसी स्थिति भी आ जाती है। वास्तव में एक बार उस दलदल में धंसने के बाद उससे बाहर उभर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यह क्षणिक तौर पर व्यक्ति को मिथ्या रूप से शक्तिशाली होने का बोध कराती है। थोड़े समय में से पीते ही ऐसा लगेगा कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बलवान हूँ। नशा उतरने के बाद व्यक्ति को अपनी समस्याएं और ज़्यादा गति से घेर लेती हैं। इसके जाल में जकड़े हुए व्यक्ति अपने परिवारजन, हितैषी, मित्र भी शत्रु नजर आने लगते हैं। जो उसके हितैषी होते हैं, उसके हित की बात कहते हैं, वह इंसान भी उसे दुश्मन नजर आने लगते हैं। इस घातक व्यसन से दूर रहने में ही कल्याण है, भला है। यदि परिवार में कोई सदस्य इसका आदी हो गया है तो उसे पूरा सम्मान देते हुए प्रेम से समझाना चाहिए कि उसकी नशा छुड़ाने में मदद करनी चाहिए। उससे लड़ झगड़ कर अथवा उसे बुरा आदमी घोषित करके हम समस्या को और अधिक बढ़ा लेंगे। उसके बाद उसे सरकारी या निजी नशा मुक्ति संस्थान में ले जाकर उसका उपचार कराना चाहिए, ताकि वह स्वस्थ समाज का उपयोगी सदस्य बन सके। खेद की बात यह है कि आज के युवा वर्ग इसकी ओर खिंचता चला जा रहा है। यदि समय रहते नहीं रोका गया तो वे अपना ही नहीं वरन देश और समाज का भी भविष्य नष्ट कर देंगे। अतः सावधानी पूर्वक इससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। अर्थात इससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। किससे? मदिरापान से। कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। अब है चौथा हमारा वृक्षों का महत्व। वृक्ष है तो जीवन है। वृक्षों से हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आइए इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। आज के इस दूषित पर्यावरण के युग में वृक्षों का हमारे लिए बहुत महत्व है। वृक्षों द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और हमारे दूषित पर्यावरण को शुद्ध करने में ये काम आते हैं। यह हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का संचार करके हमारे स्वास्थ्य को सुधारती हैं। वृक्ष हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ देते हैं, जिसके द्वारा हम भयानक से भयानक रोगों से भी मुक्ति पा लेते हैं। हमें ऋतु के अनुसार स्वास्थ्यप्रद फल भी वृक्ष देते हैं। इनसे हमें पशुओं के लिए चारा तथा घरेलू कार्यों के लिए ईंधन, गृह निर्माण के लिए लकड़ी, गृह सजावट के लिए फर्नीचर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियां मिल जाती हैं। वृक्ष वर्षा करने में भी सहायक है। ये बाढ़ को और सूखे से हमें राहत दिलाते हैं। यह सत्य है कि वृक्ष हमारे जीवन की नैतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का मूलभूत स्रोत है। अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इनकी रक्षा करें। पेड़ों को सदैव बचा के रखना चाहिए। पेड़ है तो वर्षा आएगी, पेड़ है तो ऑक्सीजन है, पेड़ है तो शुद्धिकरण है। वातावरण में व्याप्त जो प्रदूषण है उसका शुद्धिकरण का कार्य भी पेड़ ही करते हैं। इसकी रक्षा की और हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि देश में वृक्षों की कमी ना हो। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ अनुच्छेद लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।